हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज के मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स के थर्ड लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 लेक्चर आप लोगों के लिए पोस्ट करे विद गेट, आईएएस, इसरो एंड एसएससी जेईई प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इस वीडियो में भी आप लोगों को अंत में मिलेंगे गेट, आईएएस, इसरो और एसएससी जेईई में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर। तो ये आप लोगों को समझना है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हर सेशन में 30 to 40 मिनट्स आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ और उसके बाद फिर 20 मिनट्स में ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। दैट मेक्स यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आज का जो टॉपिक है, विल नियरली कंप्लीट द फ्लूइड प्रॉपर्टीज। बस 2-3 प्रॉपर्टीज हम लोग बाकी रखेंगे, लाइक द बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड रिलेटेड सम टर्म्स, वेपर प्रेशर, और ये सब जो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। बट टिल देन यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि कैपिलरिटी और सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जब भी हम लोग कैपिलरिटी या सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो 2 चीजें हमारे मन में रहती है। वन इज द कोहेसिव फोर्सेस एंड वन इज द एडेसिव फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग पहले इन दोनों को डिफाइन कर ले, क्योंकि इन दोनों टर्म से रिलेटेड ही है कोहेजन और एडेशन। सबसे पहले अगर आप लोगों ने कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस को अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक्स आप लोगों के लिए समझना थोड़े इजी हो जाएंगे। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को कोहेसिव फोर्सेस का डेफिनेशन बता दूं तो कोहेसिव फोर्स इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस। इसी तरह मैं बात करूं एडेसिव फोर्सेस की, तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर या यू कैन से डिफरेंट काइंड। यहां पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, लेट्स से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडेसिव है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the molecules of different kind, different nature या different type या different kind, you can say anything. And cohesive force, it is the force of attraction between the molecules of same kind. बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप लोगों को पता ही होगी, बट ये हम लोगों को आप लोगों को वापस से समझाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के ऊपर से I can easily explain you the terms related to surface tension and capillarity. Surface tension, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो सरफेस टेंशन बेसिक डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। हम लोग इसको बेसिक में बेसिक डेफिनेशन बनाना चाहें तो इट इज जस्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोर्स पर यूनिट लेंथ। बहुत डेप्थ में जो डेफिनेशन है वो हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। पर होता क्या है कि लिक्विड के सरफेस के ऊपर जहां पे गैस और लिक्विड के बीच का इंटरफेस है, आप लोग बोल सकते हैं एयर और लिक्विड के बीच का इंटरफेस जो क्रिएट होता है, वहां पे एक टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूरे के पूरे लेंथ से डिवाइड करके, दैट इज योर सरफेस टेंशन। अब पूरे डेफिनेशन की बात करें, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद गैस और बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब ऐसे दो लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होंगे, सच दैट द कॉन्टेक्ट सरफेस बिहेव्स लाइक अ मेम्ब्रेन अंडर टेंशन, इज नोन एज सरफेस टेंशन। कहने का मतलब ये है दैट इन शॉर्ट के सरफेस टेंशन जो है इट इज द टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ। चलिए हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में कि एक्चुअली ये फोर्स कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे आप लोग इमेज एक देख सकते हैं, हम लोगों ने एक बकेट के अंदर ले लिया है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक बकेट के अंदर हम लोगों ने ले लिया है वाटर। हम लोग यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं कि दिस इज बकेट कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। तो यहाँ पे होगा क्या कि इनिशियली अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पे 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक जो ये वाला मॉलिक्यूल्स है, ये भी सेम मॉलिक्यूल है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, इन दोनों के आसपास हम लोगों ने ये मॉलिक्यूल पकड़ा तो इन दोनों के आसपास वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और इसी वजह से वहां पे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है कोहेसिव फोर्स की वजह से उसको खींचना चाहेंगे चारों तरफ से अपने आसपास। मतलब ये मॉलिक्यूल इसको यहाँ पे खींचने की कोशिश करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल इधर, ये वाला मॉलिक्यूल इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल बी इक्वली अट्रैक्टेड
ओवर ऑल द साइड्स, हर तरफ से वो इक्वली अट्रैक्टेड होगा, और इक्वली अट्रैक्टेड होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी इंपेलेंस फोर्स नहीं होगा। यहां पे अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स का समेशन निकालूं तो ये हो जाएगा 0। दैट मींस these molecules are in equilibrium because of an zero resultant force acting onto it, या you can say complete balanced cohesive forces होने की वजह से ये जो molecule है वो equilibrium में आ जाता है। इसी तरह this molecule also becomes in equilibrium because ये हर तरफ से equally attracted है molecules के साथ। बट अगर हम लोग बात करें जो molecules जो ऊपर के लेयर पे है, ऊपर के लेयर पे है, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे ये molecules इधर तो अट्रैक्टेड है, इधर भी अट्रैक्टेड है, इधर भी अट्रैक्टेड है, यहां पे भी है, बट इसके ऊपर के तरफ कोई भी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, और एयर के साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये इतना आसानी से बॉन्डिंग तो नहीं बनाएगा। दैट मींस कोहेसिव फोर्सेस इज एक्टिंग ऑल ओवर हियर ओनली। अब इस वजह से यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा। ये जो मॉलिक्यूल की ये वाली लेयर होगी, ये वाली ऊपर की लेयर, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे यू बना देना चाहूँ, कुछ ऐसा नेचर जो दिख रहा है, तो ये वाली लेयर it will be attracted by this side, it will be attracted by this side, ये दोनों तरफ से एक खिंचाव में आ जाएगी। there will be a tensile force acting over to it। मैं अगर इस पे एक लाइन बना देना चाहूं तो ये जो पूरा का पूरा सरफेस होगा टेंशन में एक्ट कर रहा होगा। इसी तरह सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसी तरह से टेंशन में आ जाएंगे। देखिए, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे वाले मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से अल्टीमेटली उनका जो ऊपर का सरफेस है उन मॉलिक्यूल्स का, वो इतना सरफेस जो है, ये छोटा सा मैंने आप लोगों को अभी बना के बता दिया, ये वाला सरफेस जो है इट कम्स इन टेंशन, एंड दैट्स व्हाई एक लिक्विड की पूरी लेंथ पे एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन समझना जरूरी क्यों है? देखिए, टेंसाइल फोर्स जब भी ये एक्ट करेगा तो ये सरफेस टेंशन इस लिक्विड मॉलिक्यूल को मिनिमम सरफेस एरिया लेने के लिए मजबूर करेगा। इट शुड टेक मिनिमम सरफेस एरिया, और मिनिमम सरफेस एरिया लेने की वजह से ही ऑल द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स यू कैन से आर स्पेरिकल। रेन ड्रॉप बारिश होती है वो स्पेरिकल, ड्यू ओस होती है उसकी ड्रॉप आप लोग सुबेरे देखो, इट इज स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। और भी जो भी आप लोगों के लिक्विड्स के ड्रॉपलेट होते हैं वो सारे के सारे स्पेरिकल होते हैं इसी सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स अंदर खींचना चाहते हैं, ये मॉलिक्यूल सरफेस की तरफ से बाहर जाना चाहता है। अल्टीमेटली अंदर वाले फोर्स इसको अच्छे से खींचने में ज्यादा ताकत लगा सकते हैं, तो इसकी ऊपर वाली लेयर टेंशन में आ जाती है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल द सरफेस टेंशन। वापस से हम लोग डेफिनेशन देख ले, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद द गैस और in between the two immiscible liquids, ऐसे दो लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होंगे, such that the contact surface behaves like a membrane under tension। मैंने बहुत इजी सा डेफिनेशन बताया था, that surface tension is equals to force per unit length। इस वजह से फोर्स का यूनिट जैसे हो जाता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर, तो ये बन जाता है न्यूटन अपॉन मीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका अलग भी यूनिट होते हैं, उसके बारे में हम लोग एमसीक्यूज में बात करेंगे, क्योंकि एक बार इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन में ये आ चुका है, इसका अलग यूनिट जूल के फॉर्म में, वो मैं आप लोगों को तभी वहां पे बताऊंगा, तो एमसीक्यू भी हमारा सॉल्व हो जाएगा और आप लोगों को तब याद भी रह जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशंस है सरफेस टेंशन की। हम लोग बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन क्या हो सकती है। देखिए, जो स्पेरिकल ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये जो राउंड सरफेस बनाते हैं, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। पर सरफेस टेंशन की वजह से हम लोग कुछ एनालिसिस कर सकते हैं आसानी से। जैसे अगर हम लोगों को एनालिसिस करना हो सोप बबल का, जैसे हम लोगों को एनालिसिस करना हो वाटर ड्रॉपलेट का, तो क्या होता है कि ये स्पेरिकल शेप क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, सबसे पहले हम लोग एक बात करते हैं, प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड सरफेस। ये जो एप्लीकेशन है ना सरफेस टेंशन की, ये आ जाती है प्रेशर इनसाइड द कर्व्ड सरफेस से। देखिए, एप्लीकेशन तो बहुत सारी है, आप लोग ये समझिए कि कोई भी सरफेस वहां पे एप्लीकेशन की बात करूं तो इंसेक्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, दे कैन वॉक ऑन टू द वाटर। इंसेक्ट्स जो है वो आसानी से वाटर के ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स का वेट बहुत कम होता है, और इंसेक्ट्स और बर्ड्स का वेट कम होने की वजह से वहां पे जो टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है, वो जो है इनबैलेंस फोर्स जो क्रिएट होता है वो उनके वेट से ज्यादा होता है। इस वजह से वो इजीली वॉक कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पत्ते हैं या नीडल है, ये सब चीजें जो लाइट इन वेट है, आप लोग इजीली सरफेस के ऊपर रख दोगे तो वो वहां पे फ्लोट करती रहेंगी, डूबेगी नहीं, तैरती रहेंगी। सो दीज आर ऑल अल्टीमेटली द एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स। पर हम लोगों को कुछ इससे एनालिसिस समझना है।
ये एनालिसिस आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो एनालिसिस सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं अबाउट द प्रेशर इनसाइड अ कर्व सरफेस में हम लोगों ने लिया है वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेरिकल शेप का होता है फिगर नंबर 1 में। अब इस फिगर को मैं यहाँ से कहीं बीच से कट कर दूं, बीच से कट कर दूं तो ये हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका मान लेते हैं इसका डायामीटर है d। अब यहाँ पे होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ये दूसरे आधे बबल के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था। अब देखिए एक सीधी सी बात है यहाँ पे कि ये जो स्पेरिकल वाटर ड्रॉपलेट है इसके अंदर एक प्रेशर होगा, मान लीजिए P2, और इसके बाहर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि P1 ज्यादा होता है या P2 ज्यादा होता है। दैट मींस द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज हायर और एल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर। क्या सही है कि इज P1 ग्रेटर देन P2 और एल्स P2 ग्रेटर देन P1। तो एक बहुत बेसिक सी बात है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कभी कभी गलती कर देते, तो हमेशा याद रखिए दैट अगर आप लोगों के ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर ही ज्यादा होगा तभी आप लोग यहाँ पे ड्रॉपलेट फॉर्म कर पाओगे। अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, वो दब जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दैट प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वजह से उसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी, मैंने आप लोगों को बताया कि सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी लिक्विड जो है वो मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करता है और इस वजह से वो स्पेरिकल बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पूरी की पूरी लेयर है इसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो और दूसरी बात, यहाँ पे ये भी एक कॉन्टेक्ट सरफेस है, यहाँ पे आधा बबल इससे यहाँ से ही जुड़ा हुआ है यही सरफेस पे, मतलब ये सरफेस पे भी पूरा सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स मैंने सिग्मा का डेफिनेशन आप लोगों को बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि ये आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखने बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी आना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ क्या होगी, लेंथ मतलब इस हेमिस्फीयर की सरकमफरेंस, मतलब ये सर्कुलर जो सरफेस है इसकी सरकमफरेंस, क्योंकि इसी के ऊपर तो आप लोगों का सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये आप लोगों की लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई डी, आप लोग ऐसा सॉरी पाई डी आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, 2 पाई आर होता है या सरकमफरेंस या फॉर्मूला पाई डी। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं दैट फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल, दैट इज सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। अब होगा क्या, मैंने आप लोगों को बताया दैट P2 इज ग्रेटर देन P1। हमेशा याद रखिए प्रेशर इनसाइड एनी ड्रॉपलेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी वजह से एक हम लोगों को टर्म मिलेगा डेल्टा P। डेल्टा P ये जो होता है दैट इज वी कैन से P2 माइनस P1। अब ये क्या होगा, प्रेशर कहां पे एक्ट कर रहा होगा, तो प्रेशर जो एक्ट करेगा वो पूरे के पूरे इसके इंटरनल सरफेस पे एक्ट करेगा। तो इंटरनल सरफेस पे एक्ट कर रहा है मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दैट प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये जो यहाँ पे एरिया बन जाएगा ये पूरा का पूरा ड्रॉपलेट का सर्कुलर का एरिया बन जाएगा, ये वाला एरिया, ये आप लोग बोल सकते हो। तो ये बन जाएगा पाई बाय 4 डायामीटर का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा डेल्टा पी इंटू, डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब आप लोगों को याद रखना है कि ये जो ड्रॉपलेट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब हो सकता है, जब आप लोगों का F जो है सरफेस टेंशन फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स, तभी और तभी ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है। दैट मींस सिग्मा पाई डी शुड बी इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई पाई कट हो गया, एक डी डी भी कट हो जाएगा। हम लोगों को निकालने सिग्मा की वैल्यू, तो सिग्मा की वैल्यू हमारी आ जाएगी डेल्टा पी इंटू डी अपॉन 4। या आप लोगों को प्रेशर डिफरेंस निकालना तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दैट मींस द प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट डेल्टा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पक्का आएगा। वापस मैं बोल देता हूं, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह हम लोग बात करते हैं सोप बबल की। अब देखिए सोप बबल होता क्या है, सोप बबल में हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो एक डबल लेयर्ड बबल है। सोप बबल को आप लोगों को अगर सोप बबल बोले या डबल लेयर्ड बबल बोले या 2 लेयर्ड ड्रॉपलेट बोले तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोप बबल की बात हो रही है। अब सोप बबल में फर्क क्या होता है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो एक छोटी सी लेयर अंदर और एक्ट कर रही होती है।
मतलब ये अगर आप लोगों का हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से बना है तो यहाँ पे एक छोटी सी लेयर और एक्ट कर रही होगी अंदर इसी तरीके की, ठीक है। तो ये जब लेयर एक्ट कर रही होगी तो इसकी जो थिकनेस है ना हम लोग बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं। थिकनेस नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं? क्योंकि एक बात हमेशा समझिए, अगर उसकी थिकनेस बहुत होगी तो अंदर एक प्रेशर डिफरेंस, थर्ड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा, जो कि अभी हम लोगों को नहीं देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सरफेस टेंशन फोर्स निकाले, F जो होगा दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू, अब देखिए सिग्मा इनटू, अब यहाँ पे कितनी बार लगेगा सरकमफरेंस, एक बार पाई डी, और 2 डायमीटर है मतलब 2 इंटू पाई डी, क्योंकि हम लोगों ने उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल मानी है तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 इंटू पाई इंटू डी। और उसी तरीके से अगर हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर फोर्स निकालना हो, मैं जिसको यहाँ पे बोल देता हूँ पीएफ, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा पी इंटू एरिया कितना हो जाएगा सर्क्यूलर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। कंपेयर कर देते हैं दोनों वैल्यू को, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होने के लिए F शुड बी इक्वल टू द प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल टू द प्रेशर फोर्स, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू डी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये पाई पाई कट हो गया, एक डी डी भी कट हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8, यहाँ पे सॉरी ये सिग्मा नहीं कट होगा, पाई कट होगा, मैं सिग्मा कट कर दिया था, 8 सिग्मा अपॉन डी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप लोगों को एग्जाम में बोला जाए दैट प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, प्रेशर इनसाइड अ डबल लेयर ड्रॉपलेट और एल्स प्रेशर इनसाइड अ 2 लेयर ड्रॉपलेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 8 सिग्मा अपॉन डी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन फोर्स। इसी तरह एक चीज आती है लिक्विड जेट। लिक्विड जेट आप लोग नल चालू करते हो ना पानी का, तो उसमें से जो पानी बहता है ना वो एक जेट के फॉर्म में बहता है। तो इस जेट को मैं अगर काट दूं, अगर जेट को मैं इधर काट दूं तो ये कुछ ऐसा सरफेस मुझे देखने को मिलेगा, एक आप लोग बोल सकते हो हाफ सिलेंड्रिकल सरफेस। तो सबसे पहले मैं फोर्स की बात करूं तो सरफेस टेंशन फोर्स तो हम लोगों को पता है कि वहां पे उसके लेयर पे लगता है हमेशा, तो लेयर पे लगता है तो सरफेस टेंशन फोर्स F इज इक्वल टू सिग्मा, कहां पे लग रहा है, ये लेंथ पे लग रहा है और ये लेंथ पे भी लग रहा है, मतलब ये लेंथ को अगर हम लोगों ने L माना तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2L, याद रखिए F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L हो जाएगा। और इसी तरह जो हमारा प्रेशर फोर्स है PF, अब वो लगेगा किस पे, प्रेशर फोर्स एरिया पे लगता है, सरकमफरेंस या पेरीमीटर पे नहीं, तो ये पूरे में लगेगा। तो ये तो हो गया आप लोगों का डायमीटर जितना, सीधी सी बात है, आप लोग कट कर दो फिर भी डायमीटर तो डायमीटर रहता है, और ये हो गई लेंथ, मतलब ये हो जाएगा डेल्टा पी इंटू डायमीटर इंटू लेंथ रेक्टेंगल का एरिया। दोनों को कंपेयर कर दो इक्विलिब्रियम के लिए, F इज इक्वल टू पी एफ, सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 2L इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डी एल, एल एल कट हो गया, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। तीनों की तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Pressure inside the liquid jet is equals to 2 sigma upon D. Pressure inside the soap bubble is equals to 8 sigma upon D. And pressure inside the water droplet is equals to 4 sigma upon D. तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में पक्का देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को डेरिवेशन भी याद रखना है, इसका कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया डेरिवेशन की वजह से। चलिए लेट्स मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहूंगा, क्योंकि एक होता है वेटिंग लिक्विड और एक होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। मैं आप लोगों को दोनों की दोनों चीज अच्छे से पढ़ा देना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों का कंपैरिजन बता दूं, वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक छोटी सी एक प्लेट ले ली है, जस्ट लेट मी, मैंने एक छोटी सी प्लेट ले ली है, ये मेरी प्लेट है भाई, सीधी ड्राइंग मेरे से नहीं बन रही है, आप लोगों को समझाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यार। सीधी ड्राइंग बनाना मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ बना सकता हूँ, यहाँ पे नहीं बनती है। सो मैंने एक प्लेट ले ली, हाँ चलो ठीक है, इससे काम चला लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं इस पे वाटर या मतलब पानी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी डालने के साथ ही पानी इसके ऊपर पूरा फ्लो करके पूरे सरफेस पे भर जाएगा। पानी इस पे फ्लो करके पूरे सरफेस पे भर गया, दैट मींस कहने का मतलब ये है दो टाइप के लिक्विड होते हैं, एक होता है वेटिंग लिक्विड और दूसरा होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। क्या होता है, एक होता है वेटिंग लिक्विड और दूसरा होता है नॉन वेटिंग लिक्विड। तो अब दोनों में फोर्स भी दो तरह के एक्ट करते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने पानी डाला तो पानी पूरे के पूरे सरफेस पे फैल गया मतलब पानी की ग्लास के मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है,
That means water has the bonding with the molecules of other nature. वाटर की खासियत है कि वो अदर नेचर के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। आप लोग कांच के ग्लास में पानी लेंगे, व्हेन यू विल टेक द वाटर इन द ग्लास, तो वहां पे क्या होगा कि ग्लास के सरफेस पे पानी रह जाएगा। दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ एडहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंट इन वाटर। वाटर के लिए एडहेसिव फोर्स प्रीडोमिनेंट होते हैं, दैट्स व्हाई द वाटर इज नोन एज द वेटिंग लिक्विड। पर ऐसा कब नहीं होगा? जब मैं यहाँ पे लेता हूं मर्क्यूरी, एक वही हम लोगों ने प्लेट ले ली और मैं मर्क्यूरी को इसके ऊपर फ्लो करने के लिए छोड़ देता हूं। तो मर्क्यूरी को जब मैं फ्लो करने दूंगा ना, सो दिस विल मेक अ एनी अदर शेप लाइक अ सोप बबल, यू कैन से, कोई भी बबल के फॉर्म का शेप बनाएगा। शेप बनाएगा मतलब उसको अपने मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने में इंटरेस्ट है, उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दैट मींस यू कैन से कि यहाँ पे एडेसिव फोर्स नहीं बट कोहेसिव फोर्सेस आर प्रीडोमिनेंट। तो नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल कौन सा हो गया? मर्क्यूरी। हम लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल है वाटर और नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल है मर्क्यूरी। वेटिंग लिक्विड में द एडेसिव फोर्सेस आर मोर प्रीडोमिनेंट देन द कोहेसिव फोर्सेस, और नॉन वेटिंग लिक्विड में क्या हो रहा है? द कोहेसिव फोर्सेस आर प्रीडोमिनेंट देन द एडेसिव फोर्सेस। तो वेटिंग लिक्विड होता है, उसका जो एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है उसका? एक्यूट एंगल होता है। और जो आप लोगों का नॉन वेटिंग लिक्विड होता है उसका एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दैट थीटा फॉर द वेटिंग लिक्विड इज लेस देन 90 डिग्री एंड थीटा फॉर द नॉन वेटिंग लिक्विड इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। आप लोग यहाँ पे एंगल से ही देख सकते हैं, ये जो मैं बनाने की जब एंगल कोशिश करेंगे तब आप लोग ये देख ही सकते हैं कि ये एंगल जो होगा पूरा का पूरा, आप लोग टेंजेंट बना लो, और ये जो एंगल होगा दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल बन रहा है ऑब्वियसली, एंड दिस वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हमेशा सही रहेगा। इसका कैपिलरिटी से क्या संबंध है अब मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरिटी। ये मैं रब कर देता हूं, आप लोगों को तीन चीजें ही खाली याद रखनी है। दैट वेटिंग लिक्विड में क्या होता है? द एडेसिव फोर्सेस आर प्लेइंग द मेजर रोल। नॉन वेटिंग लिक्विड में द कोहेसिव फोर्सेस आर प्लेइंग द मेजर रोल। वेटिंग का एग्जांपल है वाटर, नॉन वेटिंग का एग्जांपल है मर्क्यूरी। वेटिंग वालों का जो एंगल होगा दैट विल बी एन एक्यूट एंगल, और नॉन वेटिंग का जो एंगल होगा दैट विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल। यह आप लोगों को कैपिलरिटी की स्टडी करने में बहुत मदद करेगा। सो कैपिलरिटी एक्चुअली है क्या? इट इज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड सरफेस व्हेन अ स्मॉल ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। कभी भी कोई भी लिक्विड में अगर आप लोग एक छोटी सी ट्यूब इंसर्ट करने की कोशिश करते हो, वहां पे आप लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी बकेट में पानी भर के रखा है या कोई भी और लिक्विड भर के रखा हो तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिएक्ट कर रहा है। पर सडनली अगर आप लोग वहां पे कोई भी ग्लास ट्यूब छोटी इंसर्ट कर रहे हो जिसका डायमीटर होना चाहिए कैपिलरिटी के लिए 5 to 6 mm। 5 to 6 mm क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां पे हम लोगों को कैपिलरी इफेक्ट को स्टडी करना है, वरना बहुत ज्यादा डायमीटर होगा तो हम लोग कैपिलरी इफेक्ट को अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो 5 to 6 mm जिसका डायमीटर होगा वहां पे आप लोग जब इंसर्ट करोगे देयर विल बी आइदर राइज और आइदर फॉल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर उस लिक्विड का या तो राइज होगा या तो फॉल होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मूविंग अहेड, चलिए हम लोग समझते हैं कि वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग का मैंने जैसे आप लोगों को फंडा पढ़ाया, तो वेटिंग लिक्विड में क्या होता है? राइज होता है, और नॉन वेटिंग में फॉल होता है। इसको अब मैं इतना आसानी से नहीं समझाऊंगा, विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिलरी राइज की। हुआ क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए दिस इज वाटर, ये वाटर है, और यहाँ पे आप लोगों ने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करी। अब वाटर मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है दैट वाटर हैज अ वेटिंग टेंडेंसी। वाटर की टेंडेंसी कैसी है? इट हैज अ वेटिंग टेंडेंसी, और वेटिंग टेंडेंसी होने की वजह से द वाटर मॉलिक्यूल्स विल क्रिएट अ बॉन्डिंग विद ग्लास मॉलिक्यूल्स। वहां पे वो ग्लास मॉलिक्यूल्स के साथ एक एडेसिव बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स व्हाई when you insert the capillary tube in a wetting liquid there will be capillary rise, और कैपिलरी राइज ये ऊपर जाएगी, और ये जो थीटा होगा आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये जो टेंजेंट आप लोग बना रहे हो यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला है कैपिलरी राइज और फॉल का हम लोगों को डिराइव नहीं करना है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब। ये जो ट्यूब है इसका जो भी डायमीटर होगा दैट विल बी डी। यहाँ पे क्या होता है इसको आप लोग स्टडी कर सकते हो। मैं इसको इस एंगल को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए थीटा फोर्स है, इस तरीके से लग रहा है, तो ऊपर की तरफ जो जाएगा दिस विल बी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ जो जाएगा दिस विल बी साइन थीटा। मैं इसको क्या करूंगा,
आई विल नॉर्मलाइज इट विद द वेट, वेट के साथ नॉर्मलाइज करूंगा, इस वजह से मेरे फॉर्मूला में आगे डिराइव होने के बाद सिग्मा कॉस थीटा आता है। अभी हम लोगों को उसको बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि वेटिंग लिक्विड में जब भी आप लोग ग्लास ट्यूब डालोगे तो एडेसिव फोर्सेस मेजर रोल प्ले करते हैं, इस वजह से वहां पे कैपिलरी राइज होगी, और कैपिलरी राइज होने के बाद आप लोगों का जो थीटा है वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, दैट थीटा विल बी एनी एक्यूट एंगल। और हम लोगों को एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए हमेशा याद रखिए थीटा इज कंसीडर्ड एज 0 डिग्री फॉर, आप लोगों को याद रखना है, फॉर ग्लास ट्यूब एंड क्लीन ग्लास ट्यूब एंड प्योर वाटर जब लिखा हुआ हो तब आप लोगों को थीटा इज इक्वल टू 0 लेके काम करना है। आप लोगों को सम्स में ऐसा दिया होगा दैट द ग्लास ट्यूब इज कंप्लीटली क्लीन एंड वाटर वहां पे यूज कर रहे हो तो थीटा फॉर दैट केस विल बी 0, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को एग्जाम में मदद करेगी। सिग्मा यहाँ पे हो गया सरफेस टेंशन की वैल्यू, ये थीटा वापस 0 डिग्री में अच्छे से लिख देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप लोग शेप को देखना चाहो तो ये शेप कैसा बन रहा है, दिस इज योर कॉनकेव जैसा शेप, कैसा शेप बन रहा है, ये पूरा का पूरा केव जैसा शेप, दिस इज योर कॉनकेव शेप। जब कैपिलरी राइज होगा तो ये केव जैसा बनेगा, कैपिलरी फॉल होगा तो कॉन्वेक्स जैसा बनेगा। इससे ऑपोजिट हम लोग बात करें कैपिलरी फॉल की, तो यहाँ पे कैपिलरी फॉल की मैंने इमेज नहीं डाली है, कुछ इसी में आप लोगों को मैं बता देना चाहूँ कि यहाँ पे जब आप लोग एक ऐसे ही यू कैन से बकेट में जब ग्लास ट्यूब इंसर्ट करोगे, एक छोटी सी ग्लास ट्यूब जब इंसर्ट करोगे तो वहां पे क्या होगा, लेट्स चेंज दी कलर। तो वहां पे अब इसका तो लेवल ये था, तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी है, मान लीजिए मर्क्यूरी अब हो गया, देखिए नॉन वेटिंग लिक्विड आ गया तो ये मर्क्यूरी हो गया, तो मर्क्यूरी की वजह से ये फॉल हो जाएगा सरफेस, और फॉल होने की वजह से कुछ ऐसा दिखेगा ये सरफेस, देखिए। और आप लोग जो एंगल मेजर करोगे ना, दिस विल बी फ्रॉम दिस सरफेस नॉर्मल टू दिस सरफेस, यहाँ से, तो ये जो पूरा एंगल मापोगे दिस विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये जो होगा, हम लोगों को ये पता है कि कैपिलरी फॉल किस में होता है, नॉन वेटिंग लिक्विड में होता है। नॉन वेटिंग लिक्विड का एग्जांपल है हमारे पास मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। आप लोगों को जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही ध्यान रखना है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कुछ 128 डिग्री के आसपास लिया जाता है फॉर मर्क्यूरी एंड ग्लास ट्यूब। दूसरी टेंडेंसी वहां पे क्या होगा कि कैपिलरी फॉल होगा, देखिए जहां से हम लोगों ने से बात करी थी कि कैपिलरी राइज हो रहा है, लास्ट में आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और एक और चीज, जैसे यहाँ पे एडेसिव फोर्स मेजर रोल प्ले कर रहे थे, जो शेप बना रहा है ये कॉन्वेक्स शेप बना रहा है, कैसा शेप बना रहा है, कॉन्वेक्स, दिस इज योर कॉन्वेक्स शेप, वो था कॉनकेव शेप। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस मच पॉइंट्स आर इनफ। कैपिलरी capillarity is the phenomena of rise and fall when you insert a glass tube inside any surface liquid, surface liquid के अंदर आप लोग राइज करोगे, ग्लास ट्यूब इंसर्ट करोगे तो देयर विल बी कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एग्जामिनेशन में काम आएगा, क्वेश्चन एक बता दे रहा हूं, सरफेस टेंशन जो है दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। सरफेस टेंशन किस वजह से होता है, इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिलरिटी, कैपिलरिटी में दोनों टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वेटिंग के लिए एडेसिव फोर्स और नॉन वेटिंग के लिए कोहेसिव फोर्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि सरफेस टेंशन इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस एंड कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ द एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस प्लेइंग द मेजर रोल। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोगों को अब थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा, क्लास में तो बोर कर दिया होगा थोड़ा बहुत मैंने, बट नाउ विल मेक एन इंटरेस्टिंग सेशन। अब देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेने की परमिशन है, जब मैं आप लोगों को लिख लूं तब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं पढ़ाते समय बीच में कुछ चीज गलत हो जा रही है तो मैं इरेज कर रहा हूं, इस वजह से आप लोगों को मजा नहीं आएगा, तो मैं लिख लूं उसके बाद यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन पूछा गया, किसका, सरफेस टेंशन का डायमेंशन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट जो है सरफेस टेंशन का, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, यूनिट सरफेस टेंशन का सिग्मा का यूनिट बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ उसका डेफिनेशन था, और इस वजह से उसका यूनिट बन रहा था न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन क्या बन जाता है, हम लोगों को पता है दैट न्यूटन बिकम्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से आता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ये 1 अपॉन एम बचा, तो ये एम एम कैंसिल हो गया। अब केजी के लिए हम लोग डायमेंशनल वैल्यू में लेते हैं एम, तो एम का पावर 1, और एस मतलब टाइम का पावर -2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम टी रेज टू द पावर -2, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन गेट 1996 में आया हुआ है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, यहाँ पे यूनिट पूछा गया, एक्चुअली डायमेंशन नहीं पूछा है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है दैट यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट पढ़ा था न्यूटन अपॉन मीटर, वो तो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये यूनिट कहाँ से आया, तो याद रखिए दैट जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इनटू मीटर। जूल जो होता है, आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हो, दैट वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल यू कैन से। और वहां पे वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस मूव न्यूटन इनटू मीटर। मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। सो ऑब्वियसली न्यूटन क्या बन जाएगा, जूल अपॉन मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे जूल अपॉन मीटर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा सेकेंड यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। एसआई यूनिट में ही जूल जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यूनिट आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी हो सकता है, ना भी पता हो, पर ये आप लोगों को बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ यू कैन से सरफेस टेंशन, आईईएस के क्वेश्चन। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू डैश। मैंने आप लोगों को बता दिया है, जब वीडियो हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन एंड कर रहे थे तब बताया था दैट सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन ओनली। कैपिलरिटी अगर लिखा हुआ होता तो कैपिलरिटी इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडेशन। आप लोगों को याद रखना है सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स, और कैपिलरिटी जो होता है इट इज ड्यू टू बोथ कोहेजन एंड एडेशन। The property of cohesion force enables a liquid to resist tensile stresses while adhesion enables it to stick to the another body। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। IAS 1998 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। What is the pressure difference inside and outside the droplet of water? मतलब डेल्टा P for water droplet आप लोगों को पता ही है क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 सिग्मा अपॉन डी। अगर आप लोगों को ये सोप बबल पूछा होता या डबल लेयर ड्रॉपलेट पूछा होता तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो जाता, 8 सिग्मा अपॉन डी। और अगर लिक्विड जेट पूछते, यहाँ पे मैं तीनों बता दे रहा हूं, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाता, 2 सिग्मा अपॉन डी। याद रखना है, कभी कभी रेडियस के फॉर्म में भी आ जाता है, तो यहाँ पे आप लोग डी की जगह 2r की वैल्यू पुट करके वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान रखना है आप लोगों को, कभी कभी रेडियस के फॉर्म में भी वैल्यू दे दी जाएगी, तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए ले लेते हैं न्यूमेरिकल। आईईएस 1999 में आ गया है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073, आप लोगों को याद रखना है सिग्मा वाटर की वैल्यू है 0.073 न्यूटन पर मीटर। द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डायमीटर विल बी डैश। मतलब यहाँ पे आप लोगों को पूछ क्या रहा है, हम लोगों को पता है दैट वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 सिग्मा अपॉन डी। तो यहाँ पे हम लोगों को यही प्रेशर पूछा गया, प्रेशर डिफरेंस पूछा गया, गेज प्रेशर पूछा गया है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को यही की ये वैल्यू पूछी गई है डायरेक्टली। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अलग पूछा होता, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा होता, तो उसमें आप लोगों को ऐड करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैं सेकंड चैप्टर में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.073। अब देखिए डायामीटर जो है ये mm में दिया हुआ है, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर। वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 73, डायरेक्टली ये 70 4 जा 280 और ये हो जाएगा 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों को देखिए फॉर्मूला का कितना फायदा हो रहा है, ये क्वेश्चंस ना रेगुलरली देखने को मिलते हैं और बहुत इजी है। आप लोग अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स, और स्कोरिंग जोन है हमारे लिए। और क्वेश्चन ले लेते हैं, आईईएस 2008 का क्वेश्चन है। What is the pressure inside a soap bubble over the atmospheric pressure if its diameter is 2 cm and surface tension is 0.1 Newton upon meter? ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को पता है that delta P for the soap bubble is equals to 8 sigma upon D। ठीक है, अब 8 सिग्मा अपॉन डी है, तो आप लोगों को यहाँ पे सिग्मा दे दिया है 0.1, और आप लोगों को डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मतलब मैं इसको मीटर 2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 2 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 8 इंटू 0.1, तो मैं 0.1 मतलब बोल सकता हूँ 1 अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 100। तो एक एक 0 0 कैंसिल और एक ये हो गया 4 से गया, तो ये 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट का भी ध्यान रखना है, प्रेशर का पूछा है तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर न्यूटन यूनिट्स में गड़बड़ करोगे तो आप लोगों की कोई भी मदद कोई भी नहीं कर पाएगा। ये आप लोगों को बात को अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और कोई भी डाउट्स को प्लीज कमेंट में पोस्ट करके बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिलरी राइज एंड फॉल से रिलेटेड आ गया। The capillary rise at 20 degrees centigrade in a clean glass tube of 1 mm diameter containing water is approximately dash। सबसे पहले कैपिलरी राइज और फॉल का फॉर्मूला है 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी। अब आप लोगों को ये बात समझनी है कि यहाँ पे आप लोगों को सरफेस टेंशन वाटर की नहीं दी हुई, मतलब आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली आईईएस और गेट के लिए सिग्मा की वैल्यू याद भी होनी चाहिए। सिग्मा फॉर वाटर इज 0.073 न्यूटन पर मीटर। डायमीटर ऑफ ट्यूब आप लोगों को दे दिया है 1 mm, इसको आप लोग मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 1/1000 हो गया। सिग्मा मिल गया, रो हम लोगों को पता है वाटर की है 1000, जी की वैल्यू तो हमारे पास है ही 9.81। अब देखिए हमेशा याद रखिए अगर H प्लस में आता है, वैसे तो वाटर है इसलिए प्लस में आएगा, वेटिंग लिक्विड है मतलब कैपिलरी राइज होगा, और अगर H माइनस में आए तो क्या होगा, कैपिलरी फॉल। हम लोगों को एग्जामिनेशन में ज्यादा सोचना नहीं है, पर आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए सर थीटा नहीं दिया हुआ है, और थीटा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को तब पहले ही बता दिया था कि जब भी वर्ड क्लीन ग्लास ट्यूब यूज किया हुआ हो तो वहां पे थीटा का मतलब होता है 0 डिग्री। थीटा का मतलब 0 डिग्री है, तो कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों का cos 0 जो होता है वो होता है 1। इस वजह से जब भी आप लोगों के फॉर्मूला में ऐसा दिया हुआ हो दैट देयर इज क्लीन ग्लास ट्यूब, तो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दैट मीन्स 4 इंटू 0.073 इंटू रो इंटू जी में डायरेक्टली कर दू 9810 इंटू 1 और यहाँ पे 1000 चला जाएगा ऊपर। दैट मीन्स ये हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था 292 अपॉन 9810। इसको हम लोग रहने देना चाहें एमएम में ही रहना देना चाहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा सॉरी। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 1000 नहीं करते, तो ये 0.298 अपॉन 9810 न्यूटन पर ये मीटर में है, तो इसको 1000 से कर ही लेते तो ही एमएम में मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आप लोगों को सॉल्व करके, ये आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले ये 0.03 कुछ मीटर आएगा, और इसको आप लोग 1000 से जो मैंने मल्टीप्लाई करने का जो लिखा हुआ है ये आंसर आप लोगों को एमएम में दे देगा। दैट मीन्स इट विल बी 30 mm। सो क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आंसर एमएम में दिया हुआ था तो ये 30 mm। देखिए मैंने सारा का सारा डेटा पहले मीटर में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि मेरी जो डेंसिटी और जी की वैल्यू है वो केजी पर मीटर क्यूब और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, वो एमएम में नहीं है। वो आप लोगों को कन्वर्ट करने में आप लोग गड़बड़ करोगे, इस वजह से पहले पूरा का पूरा आंसर आप लोग निकाल लो किसमें, मीटर में, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दो एमएम में। तो ये आप लोगों का आंसर याद हो गया, 30 mm है आप लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर डी आईएएस 2001 का क्वेश्चन था। चलिए एक ले लेते हैं यहाँ पे असर्शन और नहीं डायरेक्ट करेक्ट आंसर्स, और उसका क्वेश्चन है द कैपिलरी राइज और डिप्रेशन इन अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब इज ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, आप लोगों को पूछा क्या गया है H का रिलेशन क्या है, तो H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी को मैं गामा लिख दूं क्योंकि स्पेसिफिक वेट यहाँ पे दिया हुआ है गामा डी। ये मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ा चुका हूं। दैट मींस यू कैन से दैट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, या आप लोग एंगल भी बोल सकते हैं। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट एंड H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही बेच रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा स्पेसिफिक वेट, नहीं ये गलत है। द कैपिलरी राइज और फॉल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, नहीं ये गलत है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी देखने की जरूरत ही नहीं है। That means always remember the capillary rise or fall in a small diameter tube is inversely proportional to the diameter of your tube। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मगज में बिठा लीजिए, ये आप लोगों को आ गया तो आप लोगों का बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। मूविंग अहेड, एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को डेटा दिया हुआ है कैपिलरी ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ मर्क्यूरी कैप्ड इन एन ओपन कंटेनर, मतलब यहाँ पे मर्क्यूरी फ्लूइड है, नॉन वेटिंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे वेटिंग और नॉन वेटिंग से बहुत फर्क पड़ जाएगा। असर्शन दिया हुआ है द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब शैल राइज अबव द लेवल ऑफ मर्क्यूरी आउटसाइड। मर्क्यूरी नॉन वेटिंग है, क्या राइज हो सकता है, राइज नहीं हो सकता।
राइज नहीं हो सकता। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर आईएएस में आप लोगों को असर्शन गलत आ जाए तो एक ही ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दीजिए कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। कभी गलत नहीं होगे, गारंटी लेता हूं। असर्शन गलत हो गया तो रीजन हमेशा सही होगा। रीजन पढ़ लें। The cohesive forces between the molecules of mercury is greater than the adhesive force। ये तो सही बात है, हम लोगों ने पहले ही बोला हुआ है कि नॉन वेटिंग लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो एडेसिव फोर्सेस से प्रीडोमिनेंट होते हैं, और अगर वेटिंग लिक्विड होता तो वहां पे एडेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते कोहेसिव फोर्सेस की बजाय। दैट मींस योर असर्शन इज रॉन्ग बट योर रीजन इज करेक्ट। जो भी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर उनका असर्शन रॉन्ग जाता है तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं असर्शन एंड रीजनिंग का। अ नैरो ग्लास ट्यूब व्हेन इमर्ज्ड इनटू मर्क्यूरी कॉजेस कैपिलरी डिप्रेशन एंड व्हेन इमर्ज्ड इनटू वाटर कॉजेस कैपिलरी राइज। चलिए ये तो सही है, मतलब असर्शन तो सही है कि मर्क्यूरी के अंदर जब भी हम लोग इसको पुट करते हैं तो वहां पे होता है कैपिलरी डिप्रेशन, और वाटर के अंदर डालते हैं तो वहां पे होता है राइज। ये बोल रहा है कि मर्क्यूरी इज डेंसर देन वाटर। चलिए ये बात तो सही है कि मर्क्यूरी डेंसर है वाटर से, पर मैंने आप लोगों को कैपिलरिटी और डेंसिटी का कोई भी रिलेशन नहीं बताया। एग्रीड कि मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है। देखिए आप लोगों को पता है कि रो ऑफ Hg इज 13,600 kg पर मीटर क्यूब एंड रो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। वो 13.6 टाइम्स ज्यादा है, पर इसके रीजन इसका रिलेशन कुछ भी नहीं है इसकी कैपिलरी राइज या फॉल के साथ। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत बार ये चीजें पूछी जाती हैं। अब आ जाते हैं आईएएस के क्वेश्चन के ऊपर। आईएएस के क्वेश्चंस ना बहुत थोड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, और ये भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों को कि एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड एंड गैस एट रेस्ट द प्रेशर इज। एक लिक्विड है और एक गैस है, मतलब एक सरफेस है। देखिए एक ऐसा कुछ सरफेस है, एक तरफ है लिक्विड एक तरफ है गैस। तो ये हम लोग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव साइड। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स साइड। तो यहाँ पे प्रेशर मान लेता हूं मैं P2, यहाँ पे प्रेशर है P1। मैंने आप लोगों को बबल के टाइम पे ही बताया था, बबल भी कब फॉर्म होता है? लिक्विड और गैस के इंटरफेस पे। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था दैट इंटरनल प्रेशर P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। तो यहाँ पे भी वही होगा, इंटरनल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज हायर कंपेयर टू द कॉन्वेक्स साइड। ये दिमाग में बिठा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 आईएमपी है। हायर ऑन द कॉनकेव साइड कंपेयर टू दैट ऑफ कॉन्वेक्स साइड। तो इनसाइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, तभी आप लोगों का बबल सर्वाइव कर पाएगा, वरना बबल आप लोगों का शहीद हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू द एग्जामिनेशंस। चलिए यहाँ पे बात करते हैं the rise or fall of head H in the capillary tube of diameter D and liquid surface tension sigma and specific weight W is equals to। तो H का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, मैं अपने तरीके से लिख दूं तो H is equals to पहले तो 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा की जगह ये लोग W बोलते हैं स्पेसिफिक वेट को, तो WD। पर यहाँ पे cos थीटा तो नहीं है, तो H का फॉर्मूला बनना चाहिए 4 सिग्मा अपॉन WD। एसएससी जेई 2007 का क्वेश्चन है। कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख गया दैट H इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। मतलब कहने की बात यह है कि कभी कभी वो आप लोगों को cos थीटा हटा के थोड़ा सा परेशान करने के लिए भी दे देंगे, जिस वजह से आप लोग थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ करें और आप लोगों का आंसर रॉन्ग हो जाए। देखिए एग्जामिनेशंस आप लोगों को पास करने के लिए नहीं रखे जाते, आप लोगों को फेल करने के लिए रखे जाते हैं। ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया ना, उसको सब कुछ समझ में आ गया कि एग्जामिनेशंस आप लोगों को पास नहीं, आप लोगों को फेल करने के लिए रखा जा रहा है। सॉरी, moving ahead, next question, the property of fluid which enables it to resist the tensile stress is known as। क्लियर सी बात है, सरफेस टेंशन। the property of fluid which enables it to resist the tensile forces or tensile stress is known as surface tension। कोई बोलेगा कोहेजन। भाई कोहेजन इज एक्चुअली वो उसकी एप्लीकेशन जैसा हो गया कि मॉलिक्यूल्स, कोहेजन की एप्लीकेशन है सरफेस टेंशन। तो ये आप लोगों को रिलेट नहीं करना है कि कोहेजन और सरफेस टेंशन एक ही चीज है। कोहेजन एक्चुअली इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, और उसके एप्लीकेशन के तौर पे सरफेस टेंशन वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है सरफेस के ऊपर। तो आप लोगों को दो चीजों को कभी भी साथ में कनेक्ट नहीं करना है। ये एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन था, सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है। The property of fluid which enables it to resist the tensile stress is known as surface tension। Mercury does not wet the glass surface।
दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ मर्क्यूरी ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता है, किसकी वजह से, कोहेजन की वजह से। यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि मर्क्यूरी में क्या होता है कि कोहेसिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट होते हैं कंपेयर टू एडेसिव फोर्सेस नॉन वेटिंग में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे वेटिंग और नॉन वेटिंग मतलब कैपिलरिटी से रिलेटेड है, भूल से सरफेस टेंशन मत टिक करे आना। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2014 में आया था। अगर वाटर बोलता है कि वाटर वहां पे वेट कर देता है सरफेस को, तो किस वजह से करता है, तो वहां पे आप लोग लिखते हैं एडेशन की वजह से। तो ये आप लोगों को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पूछा गया है, तो डेल्टा पी हम लोगों को पता है वाटर ड्रॉपलेट के लिए है 4 सिग्मा अपॉन डी। डेल्टा पी फॉर सोप बबल इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी, और डेल्टा पी फॉर लिक्विड जेट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। तीनों की तीनों आप लोगों को मैंने बता दी। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस फॉर वाटर ड्रॉपलेट इज 4 सिग्मा अपॉन डी, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस फॉर सोप बबल इज 8 सिग्मा अपॉन डी, एंड डेल्टा पी फॉर यहाँ पे 2 सिग्मा अपॉन डी फॉर लिक्विड जेट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट is always equals to P is equals to 4 sigma upon D। SSC JEE 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, एंड तक देखा हो तो। डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन अभी हम लोगों ने देखे थे, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन की जगह हम लोगों ने रखा था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये 1 अपॉन मीटर मतलब मीटर मीटर कट, तो क्या बच रहा था केजी अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो केजी की जगह हम लोग लिखते हैं मास, और ये हो जाएगा टी माइनस 1 मतलब m1 t माइनस 1, तो ये बन जाता है m1 L0 t माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी में ये मुझे दिख रहा है। आईएएस का क्वेश्चन रिपीट कर दिया एसएससी जेईई 2014 में। तो आप लोगों को देखना है कि एसएससी जेईई बहुत सारे आईएएस और गेट के इजी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ले आता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद है टू प्रिवेंट द ऑसिलेशन ऑफ द मेनिस्कस द लेंथ ऑफ योर कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी डैश। आप लोगों की कनेक्टिंग ट्यूब की लेंथ कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनइक्वल, ऑप्शन नंबर बी लार्ज, ऑप्शन नंबर सी स्मॉल, या ऑप्शन नंबर बी इक्वल टू द 10 टाइम्स डायमीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्मॉल। आप लोगों की लेंथ जो होनी चाहिए ना, वो स्मॉल होनी चाहिए। स्मॉल क्यों होनी चाहिए, जब भी कैपिलरी राइज या डिप होती है लिक्विड में, तो लिक्विड राइज या फॉल करेगा, पर जब राइज कर रहा है तो कनेक्टिंग ट्यूब अगर बहुत लंबी होगी तो वहां पे ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं, और उन ऑसिलेशन से ही बचने के लिए वहां पे आप लोगों को जो ट्यूब की लेंथ होनी चाहिए वो थोड़ी कम रखनी चाहिए। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एच का आप लोगों को फॉर्मूला पूछा ही है, तो ये आप लोगों को पता ही है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जीडी। एसएससी 2014 का क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक बार लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। मेरे वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिस वजह से सब लोगों को लॉकडाउन के समय ऐसी वीडियोस का फायदा मिले, वो अच्छे से तैयारी कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक लाइक बटन को जरूर क्लिक करें, एक छोटा सा बटन ही दबाना है। सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबाएं, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद एंड जय भारत।